हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनेंस का अगले साल का पेपर, जो कि 17 फरवरी को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में आपको पूरे सेट का सॉल्यूशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। तो आज की सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। इन मूविंग टाइप आयरन टाइप एमिटर द कॉइल हैज। मूविंग आयरन टाइप एमिटर में आपका कॉइल का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है दोस्तों? तो मूविंग आयरन टाइप का ऐसा रहता है कि उसका जो कॉइल है वो थिक वायर एंड लेस नंबर ऑफ टर्न रहता है। ठीक है, थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न मूविंग आयरन टाइप एमिटर का। दोस्तों, अगर बात आएगा मूविंग आयरन टाइप का वोल्ट मीटर का, ठीक है, अगर मूविंग आयरन टाइप का वोल्ट मीटर की बात आएगा तो आपका ऑप्शन जो है सी का आ गया, मतलब थीन वायर मोर नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अगर थीन वायर मोर नंबर ऑफ टर्न आएगा तो आपका मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर में जाएगा, और थिक वायर लेस नंबर ऑफ टर्न वो आपका मूविंग आयरन टाइप एमीटर पे जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हेन व्हेन द फेज सीक्वेंस एट द थ्री फेज लोड इज रिवर्स। अगर आपका थ्री फेज लोड का फेज सीक्वेंस रिवर्स हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तो थ्री फेज लोड का अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह का उसका वेव आएगा, कुछ इस तरह सा उसका वेव रहेगा। ठीक है, अगर इसका फेज सीक्वेंस है, मतलब ये वाला आपका आर, ये वाला वाई और ये वाला अगर बी है, तो अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो आपका क्या होगा? तो दोस्तों, फेज सीक्वेंस चेंज होने से उसका करंट में जो हो उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, क्योंकि फेजिंग एल के हिसाब से है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो जो मैग्नीट्यूड है ये वाला वेरी नहीं करेगा, वो वाला सेम रहेगा, पर उसका फेज करंट वेरी करेगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। इफ द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज यूनिटी देन रिएक्टिव पावर इज। अगर पावर फैक्टर सर्किट का यूनिटी हो रहा है तो उसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको इस सेट का 19 नंबर क्वेश्चन के तरह उधर मैं आपको समझा के आया हूँ। ठीक है, अगर हम इम्पिडेंस की बात करेंगे तो फार्मूला क्या आएगा? जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका जेड का फॉर्मूला आएगा। अगर पावर फैक्टर यूनिटी होगा, पावर फैक्टर दोस्तों कब होगा? आपका रिजोनेंस सर्किट में। ठीक है, रिजोनेंस सर्किट में आपका पावर फैक्टर जो है वो आपका यूनिटी होगा। रिजोनेंस सर्किट का कंडीशन क्या है? जेड इज इक्वल टू आर होना चाहिए। ठीक है, वो जेड इज इक्वल टू आर कब होगा? अगर रिएक्टेंस इधर जीरो आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आर आएगा। तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि रीजनल सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी आता है, तो इसलिए आपको जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस को जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर जो होगा जीरो ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द डैश लो दैट इन ईच क्लोज सर्किट द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द अप्लाई टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है आपका किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ है, मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप। मतलब एक सर्किट आपका ऐसा है, तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है इधर। ठीक है, अगर इधर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे ऐसा, इधर एक वोल्ट मीटर, ठीक है, और इधर एक वोल्ट मीटर, तो आपका इन तीनों का रीडिंग, मतलब ये अगर V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो आपका जो VT है वो कैसे आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ये वाला आपका सेकंड लॉ है। तो ठीक है, तो आपका जो आंसर है इधर आपका सेकंड लॉ ही आपका आंसर होगा। किर्चॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ क्या है दोस्तों? किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ है सम ऑफ इनकमिंग करंट, ठीक है, इन ए जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट, ठीक है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब अगर ये वाला आपका I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है, तो आपका I1, I2 और
I5, ये तीनों एक जंक्शन को इनकमिंग हो रहा है और आउटगोइंग कौन हो रहा है, I4 एंड I3। तो आपका ये होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये वाला आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आ जाएगा। सेकंड लॉ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों ओम्स लॉ क्या है आपका, ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ आपका आएगा इन ए सर्किट, ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। इन ए क्लोज सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये वाला आपका ओम्स लॉ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टर इज नॉइजलेस, नॉइजलेस कोई भी नॉइज ऑकर नहीं होगा। दोस्तों इन चारों जो ऑप्शन है, जो एमजी सेट है, इधर मोटर जनरेटर रोटेटिंग पार्ट इंक्लूड है तो इधर नॉइज हो जरूर होगा। साउंड जनरेटर आर्मेचर फील्ड है, उधर भी नॉइज जनरेट होगा। रोटरी कन्वर्टर इधर भी रोटेटिंग पार्ट है, इधर आपका नॉइज प्रोड्यूस है। और दोस्तों जो रेक्टिफायर है ना वो स्टैटिक से है, मतलब एक आपका ऐसा एक ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है, और ये जो आपका डायोड का एक ब्रिज सर्किट रहेगा, रेक्टिफायर सर्किट, इधर आप लूप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में दोस्तों आपका नॉइज ऑकर होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है, तो नॉइज होने का चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए कौन होता है, रेक्टिफायर। चलते हैं आगे। जीनर डायोड यूज फॉर, दोस्तों जो जीनर डायोड है वो पहली बात ये है, जीनर डायोड भी एक आपका पीएन जंक्शन टाइप का है, मतलब आपका जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, ठीक है, जीनर डायोड भी एक पीएन जंक्शन डायोड है। और जीनर डायोड के वो सिर्फ काम करता है आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपका जो जो डायोड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में वर्क करता है वो आपका आएगा पीएन जंक्शन डायोड, जो डायोड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में वर्क करेगा इसको हम जीनर डायोड बोलते हैं, ये जो रिवर्स सर्किट में वर्क करता है, मतलब रिवर्स सर्किट में वर्क करता है। और जो रिवर्स साइड का उसका जो वोल्टेज है वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज कर सकते हैं जीनर डायोड। जो जीनर डायोड जो है और हाईली डोपिंग कंस्ट्रक्शन है, डोप में ज़्यादा हुआ होगा जीनर डायोड में। और एक चीज़ है, जीनर डायोड जो रिवर्स बायस में कनेक्शन होता है, और एक उसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से है। ये वाला आपका आ जाएगा एनोड, ये वाला आपका आ जाएगा कैथोड, ठीक है। चलते हैं आगे। दोस्तों इसमें और एक चीज़ बता रहा हूँ, जो एम्पलीफायर है उसका तो टाइप पता है, तो पहली जो सेक्शन है उसमें बता हुआ था। एम्पलीफायर का आपका है ए बी और सी। ए में आपका 360 डिग्री, बी में 180 डिग्री, ए बी में मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, और सी में लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका एम्पलीफायर में आ जाएगा। एम्पलीफायर टाइप में क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम फिल्टर सर्किट में चलेंगे तो फिल्टर आपका दोस्तों आ जाएगा जनरली तीन तरह का यूज होता है। एक है आपका कैपेसिटर इनपुट, एक है सी इनपुट मतलब कैपेसिटर इनपुट, और एक है चोक इनपुट, ठीक है, चोक इनपुट, और है आपका पाई फिल्टर। इस तीन टाइप का फिल्टर जनरली यूज करते हैं आउटपुट पाने के लिए, ठीक है। और तो वोल्टेज रेगुलेशन पे आपका जीनर डायोड यूज हो रहा है। और रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का चीज़ में मैं भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। रेक्टिफायर जो दोस्तों, रेक्टिफायर आपका है, एक है आपका हाफ वेव, ठीक है, रेक्टिफायर जो एक है हाफ वेव, एक फुल वेव में, ठीक है, एक है फुल वेव, ठीक है। फुल वेव में जो है उसमें दो आता है। फुल वेव में आप जनरली एक आता है जो कि सेंटर टैप्ड है, सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है, और ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर,
तो इसका पूरी डिक्लेरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास शुरू होगा इसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। Which of the following is used to taking supply from the lamp holder for a small appliances? ठीक है, लैम्प होल्डर से सप्लाई लेने से एक छोटा सा अप्लायंस यूज होता है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो आपकी जो लैम्प होल्डर है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे ये वाला कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा। ठीक है, विजुअल कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा। तो ये आपका एक लैम्प होल्डर है। ठीक है, तो इधर से सप्लाई लेने के लिए एक चीज़ आपका यूज होता है जो है एडाप्टर। ठीक, एडाप्टर कैसा है? ये जो है एडाप्टर एक चीज़ आपका ऐसा कुछ आएगा कंस्ट्रक्शन में। मतलब जैसे आपका जो बल्ब है, बल्ब का जो नीचे वाला हिस्सा है उस तरह का होगा। ऐसे दो स्टड निकला होगा दो साइड के लिए लॉकिंग पोजीशन के लिए, और जो है आपका इधर फेज और न्यूट्रल के लिए दो टर्मिनल जैसे बल्ब के निचले वाला हिस्से में रहता है उस तरह सा रहा हुआ। ये वाला फ्लो को हम इधर इंजेक्ट करते हैं और सप्लाई उधर से कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को हम एडाप्टर बोलते हैं, इस चीज़ को हम एडाप्टर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। In an dash type of washing machine, the drum is rotated while washing the clothes. वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा साफ करते हैं जिसके अंदर ड्रम रोटेट करता है। ठीक है, जब ड्रम रोटेट करता है उस टाइप वॉशिंग मशीन हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस टाइप हम वॉशिंग मशीन टम्बलर टाइप वॉशिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। द डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज। ठीक है, डायनामो टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोस्तों आपका है वाट मीटर। वाट मीटर एक है डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। आपका जो मेगर है, मेगर आपका एमसी टाइप मतलब मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है आपका मेगर। और फ्रीक्वेंसी मीटर जो है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मीटर दो तरह का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर आपका दो तरह का है, सॉरी फ्रीक्वेंसी मीटर शायद तीन तरह का है, बताने से याद आ जाएगा। एक है आपका रिजोनेंस टाइप, एक है आपका रिजोनेंस टाइप, और दूसरा है वाटसन टाइप। ठीक है, तीन टाइप का है, एक दूसरे वाटसन टाइप और आपका आ जाएगा रेशियो। ठीक है, रेशियो मीटर टाइप। ठीक, एक आपका आएगा रिजोनेंस टाइप, एक आपका आएगा वाटसन टाइप, एक आपका आ जाएगा रेशियो मीटर टाइप। तो एनर्जी मीटर आपका आएगा इंटीग्रेटिंग टाइप, मेगर आएगा आपका मूविंग कॉइल टाइप, फ्रीक्वेंसी मीटर आपका आएगा तीन तरह का, रिजोनेंस टाइप, वाटसन टाइप एंड रेशियो मीटर टाइप, और डायनामोमीटर टाइप में आपका इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द बिलो द यूनिट ऑफ द करंट, इनमें से करंट का यूनिट कौन है दोस्तों? करंट का यूनिट है आपका एम्पियर, डिनोटेड सिंबल इन आई। ठीक है, ओम जो है, ओम है आपका रेजिस्टेंस का, ओम है आपका रेजिस्टेंस का, उसका डिनोटेड सिंबल ऐसे ओम आ जाएगा। किलो वाट आवर मैं आपको बता चुका हूँ, किलो वाट आवर आपका आ जाएगा एनर्जी का, जिसके मतलब पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई आएगा, वाट आवर किलो वाट आवर ऐसे आपका एनर्जी का आ जाएगा। और जो वोल्टेज, वोल्ट, वोल्ट इज पर वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज डिनोटेड सिंबल पर भी, ऐसे है आपका सिंबल। चलते हैं आगे। आर्मोरिंग इज द पार्ट ओवर द बेडिंग, बेडिंग का ऊपर ऊपर वाले हिस्से में आपका आर्मोरिंग रहता है। तो इसका सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने के लिए अच्छा होगा। पहली जो सीक्वेंस है, ठीक है, पहले आपका जो है आपका रहेगा कोर। ठीक है, पहले आपका रहेगा कोर, कोर के ऊपर आपका रहेगा इंसुलेशन। ठीक है, कोर के ऊपर आपका रहेगा इंसुलेशन, उसके ऊपर आपका रहेगा मेटालिक सेट, मेटालिक सेट। ठीक है, जो मेटेलिक सेट है ना, ये मेटेलिक सेट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस कोर का मतलब डार्कनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेटेलिक सेट यूज होता है। उसके बाद आपका आ जाएगा बेडिंग। ठीक
मेटालिक मेटालिक क्षेत्र के बाद आपका आ जाएगा बेडिंग, बेडिंग के बाद आपका आ जाएगा आर्मोरिंग। ठीक है, मेटालिक क्षेत्र के बाद आपका आर्मोरिंग आ जाएगा। तो इस तरह से आपका है आर्मोरिंग द पार्ट ओवर द बेडिंग। ठीक है, तो पहली पार्ट आपका रहेगा जो पहला वाला हिस्सा है वो आपका आ जाएगा कोर, दूसरे वाला आपका आ जाएगा इंसुलेशन, तीसरे आपका आ जाएगा मेटालिक क्षेत्र, चौथी में आपका आ जाएगा बेडिंग, उसके ऊपर रहता है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग जो है वो मेटालिक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, और एक चीज़, आर्मोरिंग जो है, आर्मोरिंग में जनरली हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, इसमें हम गाल्वानाइज स्टील यूज करते हैं। ठीक है, आर्मोरिंग जो है इसमें हम गाल्वानाइज स्टील यूज करते हैं और स्टील टेप यूज करते हैं। ठीक है, आर्मोरिंग जो है हम गाल्वानाइज स्टील और स्टील टेप ज़्यादातर यूज करते हैं। चलते हैं इसके आगे। व्हिच मटेरियल इज टू बी एडेड टू रिकंडीशन ऑफ शोल्डर। कौन सा एक मटेरियल है जिसको एडेड करते हैं शोल्डर का रिकंडीशन करने के लिए। ठीक है, तो जो है आपका दोस्तों टीन, ये है आपका यूज होता है ज़्यादा। तो टीन क्या है, अगर टीन जो है उसका लेस परसेंट यूज होगा, मतलब सबसे कम परसेंट अगर यूज होगा वो किस लिए, वो हाई टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टीन का अगर लेस परसेंट यूज होगा तो हाई टेम्परेचर के लिए, अगर ज़्यादा परसेंट यूज होगा तो वो आपका आ जाएगा लो टेम्परेचर के लिए। ठीक है, इस तरह से चलते हैं आगे। अब द यूनिवर्सल मोटर इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों यूनिवर्सल जो मोटर है वो आपका है एसी सीरीज मोटर, क्योंकि मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। ये आपका आ जाएगा फील्ड, ये एक आपका आ जाएगा फील्ड, इधर आपका रहेगा आर्मेचर। ठीक है, तो सप्लाई के लिए ये जो है उसका वाइंडिंग ऐसा ऐसा लगेगा इधर, ये ऊपर से आगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये अगर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये आर्मेचर है। ये एक यूनिवर्सल मोटर का फिगर है जो कि एक एसी सीरीज मोटर है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर इज ऑल्सो नोन एज एसी सीरीज मोटर। चलते हैं आगे। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द अर्थ। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कंडक्टर और अर्थ का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट इन द सर्किट इन मेगा। ठीक है, ये है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। और ये वाला है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और एक है जो लीकेज करंट। ठीक है, इस ऑप्शन में एक है जो ऑप्शन ए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका लीकेज करंट जो है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में मेजर करने के लिए यूज होता है। जो 1 डिवाइड बाई 5000। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 5000 इंटू लोड करंट। ठीक है, ये वाला आपका लीकेज करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज अप्लाइड इन द मर्क्यूरी वेपर लैम्प। ठीक है, इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो कि मर्क्यूरी वेपर लैम्प में अप्लाई होता है। तो मर्क्यूरी वेपर लैम्प मतलब उनके अंदर जो है मर्क्यूरी जो है इधर रहेगा, उनके अंदर गैस रहेगा और इनर गैस जो है उसके अंदर रहेगा। तो दोस्तों उनका जो इफेक्ट है वो आपका आएगा गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इनर गैस रहता है तो गैस आयनाइजेशन इफेक्ट इधर उसका जो इफेक्ट है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे होता है दोस्तों, आपका है मोटर, जनरेटर, ट्रांसफर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उधर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। केमिकल इफेक्ट आपका जनरली बैटरी में होता है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट आपका बैटरी में होता है। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब आपका मान लीजिए आपका हीटर रेजिस्टेंस और आपका आयरन। ठीक है, इधर आपका हीटिंग इफेक्ट, तो वाटर हीटर ये वाला भी आपका हीटिंग इफेक्ट के अंदर जाएगा सब। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हिच टाइप ऑफ फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, इनमें से कौन सा फ्यूज जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। दोस्तों ये है आपका फ्यूरल कॉन्टैक्ट कैटरिक फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूरल कॉन्टैक्ट कैटरिक फ्यूज ये आपका यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। ठीक है, और जो है डेजर्ट स्क्रू टाइप कैटरिज फ्यूज। ठीक है, डेजर्ट स्क्रू टाइप आपका यूज होता है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में।
इंडस्ट्रियल में, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में आपका यूज होता है डेजर्ट क्यू टाइप कैटरिक फ्यूज। फ्यूरल कंटैक्ट आपका यूज होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फ्यूज में, ठीक है। और आपका जो रीवायरेबल फ्यूज है, रीवायरेबल फ्यूज आपका पैरेलल सर्किट में ज़्यादा यूज होता है, पैरेलल सर्किट में ज़्यादा यूज होता है आपका रीवायरेबल फ्यूज। जो रीवायरेबल फ्यूज है उसका मैक्सिमम आता है 16 एम्पियर का, ठीक है। और आप जो है रीवायरेबल फ्यूज वो आपका आ जाता है, उसका जो रीवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। रीवायरेबल फ्यूज का सॉरी तो थोड़ा ये हो गया। रीवायरेबल फ्यूज का आपका अगर फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में जानना है, रीवायरेबल का फ्यूजिंग फैक्टर आपका आएगा 1.5 से लेकर 1.7 तक, ठीक है। इसके अंदर रहेगा आपका रीवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर दोस्तों। और रीवायरेबल फ्यूज जो कि आपका कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में यूज होता है, ठीक है। क्या है कोरस एक्सेस प्रोटेक्शन में आपका यूज होता है, ठीक है। उसके साथ इसका जो रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, इसका जो रेटिंग फैक्टर है आपका आ जाएगा 0.81। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो रीवायरेबल फ्यूज का जो ज़्यादातर पैरेलल सर्किट में यूज होता है उसका जो हाईएस्ट रेटिंग 16 एम्पियर तक है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से 1.7 तक है। वो कोर्स एक्सेस टाइप प्रोटेक्शन में के लिए यूज होता है, उसका जो रेटिंग फैक्टर है 0.81 है। उसके साथ चलते हैं यार, उसके साथ चलते हैं HRC फ्यूज के पास। HRC फ्यूज जो है वो आपका फ्यूज जो है वो आपका फ्यूजिंग फैक्टर आपका 1.1 आएगा उसका फ्यूजिंग फैक्टर। और HRC फ्यूज आपका क्लोज एक्सेस के लिए यूज होता है, ठीक है। क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए आपका HRC फ्यूज होता है। और HRC फ्यूज आपका फ्यूजिंग फैक्टर का जो मतलब उसका जो रेटिंग फैक्टर है, HRC फ्यूज का जो रेटिंग फैक्टर है वो आपका आ जाएगा 1.23, ठीक है। रीवायरेबल का आएगा 0.81 और HRC का आपका आ जाएगा 1.23। तो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर है 1.11, वो क्लोज एक्सेस टाइप का है, उसका रेटिंग फैक्टर है 1.23। और दोस्तों जो क्लोज एक्सेस टाइप का है उसमें दोनों जाता है, मतलब HRC फ्यूज जाता है और आपका एक जाता है उसका है कैटरीज फ्यूज, ठीक है। उसका जाता है कैटरिक फ्यूज और HRC फ्यूज आपका क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन पे जाता है। चलते हैं आगे। द कन्वर्सन ऑफ AC टू DC सप्लाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड वन मशीन। ये जो चारों में से AC टू DC सप्लाई में कौन सा एक चीज़ है जो एक ही मशीन है उसका यूज होता है दोस्तों। ये जो चारों ऑप्शन में एक है आपका रोटरी कन्वर्टर जिसमें एक ही मशीन यूज होता है, ठीक है। MG सेट, इधर मोटर और जनरेटर दो मशीन यूज हो रहा है। रेक्टिफायर में आपका ट्रांसफार्मर और ब्रिज सर्किट, ठीक है, इसी में यूज होता है। मेटल रेक्टिफायर में आपका उसमें आ जाएगा मतलब लीड इलेक्ट्रोड और आपका आ जाएगा कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट ये वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो रोटरी कन्वर्टर है उसमें सिर्फ एक ही मशीन यूज होता है AC टू DC कन्वर्सन करने के लिए, ठीक। चलते हैं आगे। द मटेरियल ऑफ ए सेपरेटर इन लीड एसिड बैटरी, ठीक है। लीड एसिड बैटरी में मटेरियल सेपरेट कर लिए क्या यूज होता है दोस्तों, ये पोरोस यूज होता है। मतलब पोरोस ये नहीं कि पोरोस वुड और रबर, ठीक है। तो मटेरियल सेपरेट के लिए पोरोस वुड और रबर यूज होता है क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके बीच में इसको यूज करता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो लीड एसिड का अगर बात आया तो लीड एसिड जो है उसका जो सेल EMF है 2.1 पर सेल, 2.1 वोल्ट पर सेल, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है H2SO4 उसका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड इसका इलेक्ट्रोलाइट है। और 2.1 वोल्ट पर सेल उसका बैटरी का EMF है, ठीक है। चलते हैं आगे।
द वोल्टेज ऑफ ए शॉर्टेड कैपेसिटर, शॉर्टेड कैपेसिटर का दोस्तों वोल्टेज है आपका 0, ठीक है। शॉर्टेड कैपेसिटर, शॉर्टेड इंडक्टर, उसका वोल्टेज है 0। और अगर हम चलेंगे कि शॉर्टेड कैपेसिटर का करंट कितना आएगा, शॉर्टेड कैपेसिटर का करंट आपका आएगा वेरी हाई, ठीक है। जो शॉर्टेड कैपेसिटर का अगर हम करंट की बात करेंगे तो आएगा वेरी हाई। शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज की बात करेंगे तो आपका आएगा 0। शॉर्टेड इंडक्टर का, ठीक है, शॉर्टेड इंडक्टर का वोल्टेज आपका आएगा 0, ठीक है। और शॉर्टेड इंडक्टर का आपका करंट आ जाएगा इन्फिनिट, ठीक है। शॉर्टेड कैपेसिटर, शॉर्टेड इंडक्टर का वोल्टेज आएगा 0, शॉर्टेड कैपेसिटर का करंट आएगा वेरी हाई, और शॉर्टेड इंडक्टर का आपका करंट आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसके साथ चलते हैं आगे। व्हिच इज द बिलो मशीन इज यूज इन द वुड प्लेनर, सर्कुलर शो एंड एमजी सेट, ठीक है। इनमें से कौन सा एक मशीन है जो वुड प्लेनर, सर्कुलर शो, एमजी सेट में यूज होता है? दोस्तों वुड प्लेनर, सर्कुलर शो, एमजी सेट वो कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन में यूज होता है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन में ये सब यूज होता है। अगर जो सर्कुलर शो है, सर्कुलर शो का अगर स्पीड थोड़ा भी अगर वेरिएशन होता है तो उसका जो ब्लेड है, ठीक है, उसका जो ब्लेड है ये टूट जाता है। अगर थोड़ा सा भी स्पीड वेरिएशन होगा उसका ब्लेड टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन इधर होता है, तो कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन के लिए हम ज़्यादा से सबसे अच्छा प्रिपरेशन मिलता है डीसी शॉन्ट मोटर से। तो दोस्तों वुड प्लेनर, सर्कुलर शो और एमजी सेट जो है इसमें से हम डीसी शॉन्ट मोटर जो है वो हम यूज करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन वो देता है। डीसी सीरीज मोटर जो है वो हाई स्टार्टिंग। चलते हैं आगे। एल्बो आर सुइटेबल फॉर, एल्बो जो है किसके लिए सुइटेबल है? शॉर्ट बैंड, मतलब के लिए वो एल्बो यूज होता है। तो एल्बो यूज किस लिए होता है? शॉर्ट बैंड के लिए हम ज़्यादातर एल्बो यूज करते हैं। द फॉर्मूला टू फॉर पावर ऑफ ए सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? दोस्तों मैं पावर ट्रायंगल आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये जो चीज़ है, ये वाला है आपका ट्रू पावर, ठीक है। ये वाला आपका आएगा एपरेंट पावर, और ये वाला आपका आएगा रिएक्टिव पावर। ट्रू पावर में दोस्तों आपका आ जाएगा V इंटू आई इंटू कोस पाई, ठीक है। उसी तरह से अगर हम रिएक्टिव पावर में चलेंगे V इंटू आई इंटू साइन पाई, ठीक है। और एपरेंट पावर में है आपका V इंटू आई, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला यूज फॉर पावर इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट इज जनरल प्रिपेयर फॉर ट्रू पावर, दैट इज वी आई कोस पाई, और रिएक्टिव पावर में आपका आएगा वी आई साइन पाई, और एपरेंट पावर में आपका आएगा वी आई। तो दोस्तों आपका आंसर है वी आई कोस पाई, ठीक है। चलते हैं आगे। द ऑल्टरनेटर इज मेजर फॉर, द ऑल्टरनेटर रेटिंग इज मेजर फॉर, दोस्तों ऑल्टरनेटर का जो रेटिंग है हम उसे केवीए से मेजर करते हैं, ठीक है। केवीएआर, ठीक है। केवीएआर में हम रिएक्टिव पावर को मेजर करते हैं, रिएक्टिव पावर को हम केवीएआर में मेजर करते हैं। वोल्ट जो मेजर करते हैं वोल्टेज, ठीक है। किलोवाट, ठीक है, किलोवाट जो मेजर करते हैं हम पावर। हाँ दोस्तों अगर पावर ट्रायंगल हिसाब से चलेंगे, जो केवीए है, केवीए आपका आ जाएगा एपरेंट पावर में, ठीक है। केवीए आपका आ जाएगा एपरेंट पावर में, केवीआर आपका आ जाएगा रिएक्टिव पावर में, और जो किलोवाट जो है वो आपका आ जाएगा ट्रू पावर में, ठीक है। किलोवाट आपका आ जाएगा ट्रू पावर में, केवीआर आपका आ जाएगा रिएक्टिव पावर में, और केवीए जो है आपका एपरेंट पावर में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ चलते हैं आगे। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन, वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर क्या है? वार्निंग साइन का दोस्तों बैकग्राउंड कलर आपका है येलो, और वार्निंग कलर जो वार्निंग साइन आपका जनरली ट्रायंगुलर इन शेप रहता है, मतलब ट्रायंगुलर इन शेप, उसका जो बॉर्डर है वो है आपका ब्लैक कलर का आएगा, बीच का वाला पार्ट आपका येलो कलर का, मतलब उसका बैकग्राउंड जो है आपका येलो कलर का रहेगा। उसके अंदर जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल भी आपका ब्लैक कलर का रहेगा वार्निंग साइन के लिए।
अगर यही बात हम करेंगे मैंडेटरी के लिए, ठीक है, मैंडेटरी साइन के लिए अगर मैंडेटरी का बात करेंगे तो मैंडेटरी में आपका आएगा फाइट सिंबल, ठीक है, फाइट सिंबल और आपका आएगा ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, फाइट सिंबल ब्लू बैकग्राउंड आपका आ जाएगा मैंडेटरी साइन में, वो है आपका सर्कुलर शेप आएगा, ठीक है। और ये बात अगर हम करेंगे इंफॉर्मेशन साइन के लिए, इंफॉर्मेशन साइन ज़्यादातर आपका स्क्वायर इन शेप रहता है, इंफॉर्मेशन साइन आपका स्क्वायर इन शेप रहता है, ठीक है। और आपका है जो ग्रीन कलर बैकग्राउंड रहता है, इसका इंफॉर्मेशन साइन का ग्रीन कलर बैकग्राउंड रहता है। और ये है आपका चीज़ जो है आपका प्रोविज़न के लिए यूज होता है, तो इसको भी बता देते हैं उसके बारे में, प्रोहिबिशन, ठीक है। इसका जो है उसका सिंबल, उसका पहले तो शेप के बारे में, शेप है उसका सर्कुलर शेप, जो कि बीच में आपका रेड कलर का एक स्ट्रिप डाला होगा, ये वाला भी बॉर्डर भी आपका रेड का रहेगा, ठीक। तो बीच का जो सिंबल है वो वाला आपका ब्लैक का रहेगा, ब्लैक सिंबल, उसका बॉर्डर रेड और क्रॉस बार रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ चलते हैं आगे। एन एलसी ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस, एलसी ऑसिलेटर जो हो एक कैन नॉट बी यूज, किसके लिए यूज नहीं होता है दोस्तों, वेरी लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज नहीं होता है एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर तो यूज किसके लिए होता है, अगर लो फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं यूज हो रहा है तो यूज किसके लिए होता है, वो है दोस्तों आपका हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए हम एलसी ऑसिलेटर ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है, ठीक है। तो इसके साथ आज के सेशन को यही रखते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।